आइए दोस्तों चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के लक्षणों पर। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लक्षण भी कह सकता है। कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी अभी जो हम टॉपिक चलाएंगे वो अगर पॉइंट जो कीवर्ड्स के रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे और उसको थोड़ा सा विस्तारित रूप करके लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, सबसे पहला दिया है संघवाद। संघवाद जिसको हम कहेंगे फेडरलिज्म। देखिए संघवाद में दो शब्द हैं, एक संघ और एक वाद। अब अगर मैं संघ की बात करूं तो संघ का मतलब होता है एक संगठन, वाद का मतलब होता है विचार। यानी भारत एक संगठन के विचार पर निर्मित हुआ है क्या? बिल्कुल सही। संगठन से मतलब यह है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे राज्यों ने मिलकर के साथ में चलना स्वीकार किया तो राज्यों का संघ बना, और यही विचारधारा संघवाद की है। राज्यों का एक संघ होगा जिसका नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारतीय संविधान का। ये जो संघवाद की जो विचारधारा है, याद रखना हमने कनाडा के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान से प्रेरित हमारा संघवाद है। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्योरली फेडरलिज्म है, यानी कि पूरी तरह से संघवाद को फॉलो करता है। संविधान विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है, पूरा संघ नहीं। अब देखिए संघवाद होता क्या है, तो सीधे सीधे आपको बताना है कि संविधान द्वारा संघ यानी कि केंद्र की सरकार को तथा राज्यों में यानी कि राज्यों की सरकारों को शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? अब देखिए ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ये है आपका केंद्र, ये है आपके राज्य। तो शक्तियां जो है, जो पावर्स है, वो दोनों संविधान से प्राप्त कर रहे हैं। यही संघवाद की थीम है। यहां पर जो पावर का रिसोर्स है, जो स्रोत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है। तो संविधान द्वारा संघ और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यहां पर राज्यों का अपना अस्तित्व है, यानी कि राज्य जो है, यहां पर राज्य हम इकाइयां यूनिट्स कहेंगे। राज्य जो है वो स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र होते हैं अपने कार्यों को करने के लिए, जहां पे पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था है, जैसे कि कनाडा। लेकिन भारत में जो है केंद्र का पलड़ा भारी है, इसलिए कहा कि भारत पूर्ण रूप से संघात्मक शासन नहीं है। भारत संघात्मक होते हुए भी कई मायनों में एकात्मक है, वो एक अलग चीज है। इसके बारे में हम अलग से हमें चैप्टर चाहिए चर्चा करने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है भारत कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, जिसके अंदर केंद्र सरकार और इकाइयों के अंदर जो शक्तियों का विभाजन संविधान करता है। यहाँ पर राज्यों का भी अपना अस्तित्व होता है, राज्यों के पास शक्तियां होती हैं और वो राज्य स्वायत्त होते हैं, उनका अलग अस्तित्व है। इतना ध्यान रखना है। यह पहला फेडरलिज्म, संघवाद। दूसरा है संसदीय व्यवस्था। देखिए संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने लिया है ब्रिटेन से। इंग्लैंड यानी कि यूके, इंग्लैंड काफी सालों तक इंग्लैंड हमारे साथ रहा, हम लोग उसकी कॉलोनी थे, यानी उपनिवेश थे भारत, इसलिए उसका ज्यादा प्रभाव था। तो संसदीय व्यवस्था यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने लिया है ब्रिटेन से।
क्या कहता है ये? यहां पर ये कहता है कि शासक, अब यहां पे शासक तो है नहीं, शासक का मतलब आप राजा से ले सकते हैं, लेकिन यहां पर शासक कौन होगा? नेता, जिसको आपके जो लीडर होंगे वो, यानी कि शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो भी सत्ता में होगा उसका चुनाव जनता वोट द्वारा करेगी, उसको निर्वाचित करेगी। संसदीय व्यवस्था ये कहती है, यानी कि पंचायत से लगा करके आपकी जो राष्ट्रीय सरकार है, राज्य सरकार के दो, केंद्र सरकार के दो, सारे के सारे चुनावों के माध्यम से जो है वो शासन करेंगे, और इनका जो चुनाव है वो निश्चित समय के लिए होगा, निश्चित समय के लिए सत्ता का उपयोग होगा, उसके बाद में पुनः चुनाव होंगे, फिर वही सिस्टम होगा। यानी कि सरकार का चुनाव, यानी कि सरकार का चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और ये हमने लिया है ब्रिटेन से। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो आपका सिलेबस जैसा डिमांड कर रहा है वैसा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला था संघवाद, फेडरलिज्म, दूसरा संसदीय व्यवस्था, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि शक्ति पृथक्करण, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमने लिया है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के संविधान से। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या करती है? इससे सरकार बनती है, सरकार का निर्माण होता है। दूसरा होता है आपका कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ये कानूनों को लागू करती है, यानी कि कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों का क्रियान्वयन। तीसरा जुडिशियल सिस्टम है आपका न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो विवादों का निपटारा करती है, यानी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। ये सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी कि कार्यपालिका, तीनों का अलग अलग काम है। सरकार के 3 अंग, मैं यहां पर लिखूंगा इसको, सरकार के 3 अंगों को संविधान द्वारा शक्तियां बांट दी जाती है। ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। भारत के संविधान के अंदर जो 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, उस 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां दी गई हैं। पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट। देखिए, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकारें बनाएगी, समवर्ती पर दोनों में से कोई भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद हो तो केंद्र सरकार का जो है सिस्टम वो लागू होगा। ये है शक्ति पृथक्करण, यानी कि सबका सिस्टम अलग अलग होगा, कोई किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर करने की छूट नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करो। शक्तियों का बंटवारा कर दिया संविधान ने, यह भी भारत के संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है। ये हमने लिया है यूएसए से, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद में ये जो चौथा जो लक्षण है जिसके बारे में हमें पता करना है वो है मौलिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट
यदि अधिकार ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3, ध्यान रखना, भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 इसका वर्णन करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको भारत की संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अंतरात्मा, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास अधिकार ही नहीं होंगे तो आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या? भारतीय संविधान का भाग 3 इसकी व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 12 से 35। और मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वो हमने ली है यूएसए से। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को अपने संविधान के अंदर स्थान दिया है। देखिए वो चौथा हो गया। फिर 5वां, नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये सरकार को यानी राज्यों को संविधान का निर्देश है, संविधान के निर्देश हैं जिसकी पालना उसके विवेक पर निर्भर करती है, जिसकी पालना उसके यानी कि राज्य के विवेक पर निर्भर करती है। इसका जो विवरण है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है। यस, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51। देखिए वो 12 से 35 था, ये 36 से 51 है और ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का संविधान, इस आयरलैंड के संविधान से हम प्रेरित हैं, ये लिया है। उसके बाद में आपका जो लास्ट है छठा, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म, सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। ये है आपके 6 की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से थोड़ा मैंने इधर उधर लिख दिया है, लेकिन जब आप नोटबुक लेके बैठेंगे, नोट्स के रूप में इसको मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर से देखिए क्विक रिवीजन लेता हूं। हम चर्चा करना चाह रहे थे संविधान के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला था संघवाद। संघवाद, संघ और वाद 2 शब्दों से बना, इसका मतलब होता है संगठन, किसका? राज्यों का संघ। और विचारधारा, ऐसी विचारधारा जिसमें सब लोग साथ में आने को तैयार हो गए। भारत ने भी ऐसा किया। ये विचार हमने लिया है कनाडा से, ये ध्यान रखना, संघवाद कनाडा से। इसके अंदर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के अंदर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। एक से अनेक स्तर की सरकारें होती हैं जिसमें राज्य सरकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। राज्य सरकारें स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र होती है, उनका अलग अस्तित्व होता है। दूसरा है आपकी संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब है कि जो शासक यानी कि जो आपके नेता है, लीडर है, उसका चुनाव जनता करेगी, निश्चित समय के लिए करेगी और सरकार का चुनाव भी जनता करेगी। यानी कि
सरकार और शासन दोनों जनता के द्वारा चुने जाएंगे। इसमें फिर अलग अलग सिस्टम होता है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है, संसदीय व्यवस्था में लोगों द्वारा निर्वाचन किया जाएगा सरकार का निश्चित समय के लिए। वो हमने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। शक्ति पृथक्करण ये हमने यूएसए से लिया है, अमेरिका के संविधान से। इसमें यह है कि भाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं जो सरकार का निर्माण करती है, कानूनों को लागू करती है, डिस्प्यूट का जितने भी डिस्प्यूट होते हैं न्यायपालिका उसको समाधान करती है। ये तीनों अपना अपना काम अपने ढंग से करे, इसकी इनको सहूलियत दी है 7वीं अनुसूची के तहत। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में 3 अनुसूचियां हैं, सॉरी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें शक्तियों को बांटा गया है। फिर आपके चौथा है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये हमने लिया है यूएसए के संविधान से। इसको हम भाग 3 है, ये संविधान की अंतरात्मा कहलाती है। ये आप ध्यान रखना, ये जो भाग 3 है ना, ये हमने यूएसए से लिया है। ये भी उसके, हाँ ये लिख दिया यूएसए। फिर है आपका नैतिक निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये होता है कि सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी पालना करे या ना करे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क लगाए, लेकिन सरकार कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, कहां से लगाऊं। तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। देखिए भाग 3 जो है ना वो कंपलसरी है, मौलिक अधिकार, लेकिन भाग 4 में आपको छूट है। ये भाग 4 36 से 51, इसमें आपको छूट है, आप लागू करें या ना करें आपकी इच्छा पे निर्भर है। उसके लिए आप न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसके लिए नहीं जा सकते हैं। वो वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि वो जुडिशरी के तहत लागू होते हैं, ये नॉन जुडिशरी है। उसके बाद में छठा जो है वो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म अपनाने की छूट है। वैसे सेकंड चैप्टर जो है ना वो सेकुलरिज्म ही है, धर्मनिरपेक्षता का। तो ये हमने इस पूरे वीडियो के अंदर ये कोशिश की है कि भारतीय संविधान के जो लक्षण हैं वो हम आपको बता दें। ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, यानी कि हमने हर संविधान से कुछ न कुछ लिया है। इसलिए संविधान विशेषज्ञों ने यहां तक कहा है कि भारत का संविधान जो है ना वो उधार का थैला है, यानी कि सभी संविधानों से हमने कुछ न कुछ लिया है, लेकिन अच्छी चीजों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है, ये अर्ध संघात्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार काफी मजबूत है राज्यों के, जबकि जहां पर संघवाद होता है ना वहां पर राज्य सरकारें केंद्र के बराबर अस्तित्व रखती है, जैसे कि कनाडा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये 6 नाम याद रखने हैं। संघवाद, फिर आपका दूसरा संसदीय व्यवस्था, तीसरा शक्ति पृथक्करण, चौथा मौलिक अधिकार, 5वां नीति निर्देशक तत्व और छठा आपका धर्मनिरपेक्षता।